नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस क्लासेस। और आज हम लोग अपने एग्जाम में जिस चैप्टर की चर्चा करेंगे वो मुगलों से जुड़ा हुआ है और मुगलों के पतन के बाद जो बाद के शासक हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो हिस्ट्री में जिस चैप्टर की चर्चा हो रही है, जिस पे हम लोग बातचीत करेंगे, वो है इंडिया इन 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं शताब्दी के भारत की चर्चा करने वाले हैं। आप अगर इस मैप को देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं भारत 1751 लिखा हुआ है, मतलब मिड 18th सेंचुरी की बात हो रही है। और थोड़ा गौर से देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बंगाल हमको दिख गया, हमको अवध भी दिख जा रहा है, हमको राजपूतों का गढ़ दिख जा रहा है, यहाँ निजाम हैदराबाद वाला जो गढ़ है वो दिखता है। ये एरिया आपका पूना और ये सारा जो बड़ा सा एरिया है ये मराठास का है। मैसूर है, आगे चलकर टीपू सुल्तान की चर्चा यहाँ होगी। कर्नाटक है, केरला का ट्रेवेंकोर है। आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास अफगान्स हैं और भी छोटे मोटे जैसे रोहिल्लाज हैं, जाट्स हैं। ये तमाम जो डायनेस्टीज हैं आपको भारत में दिख जा रही हैं मिड 18th सेंचुरी में। देखिए, इसको इस तरीके से समझिए कि भारत में था मुगलों का रूल, मुगल्स वे रूलिंग इन इंडिया एंड वंस द मुगल्स डिक्लाइंड, जैसे ही मुगलों का पतन हुआ, उस जो वैक्यूम क्रिएट होता है, जो गैप बन रहा है, उसको भरने के लिए कौन आते हैं? उसको भरने के लिए आते हैं ये छोटे छोटे राज्य या स्टेट्स। और आप आगे चल के पढ़ोगे कि ये जो राज्य हैं या तो मुगलों से ही निकले, जैसे बंगाल, मुर्शिद कुली खान का नाम लूंगा आगे चलकर, अलीवर्दी खान का नाम लूंगा आगे चलकर, ये सब मुगलों से जुड़े हुए थे। या वो वैसे प्रांत थे जो हमेशा मुगलों से अलग रहे, जैसे मराठा, वो मुगलों के हिस्सा कभी नहीं थे। मुगलों के एरिया में मुगलों को हराकर, जैसे मराठवाड़ा का जो प्रांत हो गया या हिस्सा हो गया, वहां पे मुगलों को हराकर ये मराठाओं ने अपनी एक नई, जिसको कहेंगे हम, राज्य का गठन किया, एक एम्पायर का गठन किया, मराठा एम्पायर हम कहते हैं। और बाद में इन्हीं सब को हराकर इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा जमाया अंग्रेजों ने। तो ये एक नेचुरल सी बात है कि एक की जगह दूसरा आया, दूसरे की जगह तीसरा आया, और इस प्रकार भारत पे लोगों का जो राज था वो बदलते गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं, और इस पे मुझे ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर जस्ट एक हल्के से बता देता हूं कि देखिए, एक अपने पीक पे मुगल एम्पायर कितना बड़ा है भारत में है। आप देख सकते हैं गोवा, केरला और तमिलनाडु के हिस्सों को छोड़कर, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के हिस्सों को छोड़ दिया जाए, मुगल एम्पायर पूरी तरीके से है। और नेपाल भी है, थोड़ा बहुत हिस्सा भूटान का भी आ जाता होगा। आप देख सकते हैं अफगानिस्तान का हिस्सा भी आ रहा है, आज का पाकिस्तान भी आ रहा है, बांग्लादेश भी आ रहा है। तो अपने पीक पर मुगल एम्पायर, और अपने पीक पे एरिया वाइज अपने पीक पर मुगल एम्पायर औरंगजेब के समय पे था। वहीं पे जब ये एम्पायर ढहने लगी, अपने डिक्लाइन, अपने पतन की ओर अग्रसर हो गई, तो आप देख सकते हैं 18वीं शताब्दी के मध्य में जाते जाते ये मुगल एम्पायर सिर्फ दिल्ली के इर्द गिर्द सीमित रह गया, और बाकी सारे हिस्सों पर आपका, जिन लोगों का नाम मैंने लिया, जैसे हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, मराठा, बंगाल, अवध, राजपूताना, अफगान, ये सारे लोग जम गए, बस गए। कारणों की चर्चा में हमको अपने एग्जाम में, हमारे वनडे एग्जाम में, इनके कारण नहीं पूछते कि भाई डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर का क्या कारण था। फिर भी यहां पे मैं कुछ कारणों की चर्चा कर देता हूं। विल डिस्कस वेरी स्लाइटली, वेरी लाइट मैनर, थोड़ी बहुत कारणों के चर्चा कर लेते हैं कि अगर कभी पूछ दे किसी एग्जाम में भाई ये भी कारण था या नहीं, तो आपको अंदाजा होना चाहिए। तो सबसे पहला कारण मैं देता हूं कि औरंगजेब का नाम, कि भाई अगर मुगलों का पतन हुआ, देखिए हम बात कर रहे हैं अभी डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर की, या जिसको हम कहते हैं मुगल शासन का पतन, तो चर्चा इसके बारे में हो रही है। पहला कारण औरंगजेब। कहा जाता है औरंगजेब बड़ा ही शकी स्वभाव का था, सस्पिशियस नेचर जिसको कहेंगे, किसी पे भरोसा नहीं था, और इसलिए अपने मरने तक उसने अपने उत्तराधिकारी का नाम नहीं बताया।
और इस कारण क्या होता है कि आगे चलकर इसके उत्तराधिकारियों में लड़ाई हो जाती है। तो एक कारण तो औरंगजेब है, इसमें और बताऊंगा। एक कारण यहां यह भी है कि फाइट अमोंग द सक्सेसर्स, यूं कहिए उत्तराधिकारियों के बीच जो लड़ाई हो गई। यहीं पे इन्हीं सक्सेसर्स को ये भी कह सकते हैं कि जो सक्सेसर्स थे ये वीक थे, कमजोर थे, ये इतने मजबूत थे ही नहीं कि ये मुगल शासन जैसा बड़ा एक एम्पायर को चला सकते। यहीं पे औरंगजेब में पहले ही कारण में एक और कारण बता देता हूं। औरंगजेब का जो रिलीजियस नीति था, धार्मिक जो नीति थी, उसको भी यहां पे कारण मानिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने मुगल शासन के जो पहले वाले महान राजा थे, जैसे अकबर थे, जहांगीर थे, शाहजहां थे, उनकी चीजों को पलट दिया। धर्म को लेकर ये लोग जितने उदार थे, जितने ये लोग बाकी धर्म संप्रदाय जैसे हिंदू हो गए, हिंदुओं के अंदर राजपूत हो गए, जितने अच्छे से इन्होंने बना कर रखा था, औरंगजेब ने इस सब चीज को खत्म कर दिया, हिंदुओं पर जजिया लगा दिया। और इन सब कारणों से क्या हुआ कि ये जो बेहतरीन चीज चल रही थी भारत में, वो खत्म हो गई और इनमें भी लड़ाई हुआ। औरंगजेब सिर्फ हिंदुओं के ही अगेंस्ट नहीं था, औरंगजेब खुद सुन्नी संप्रदाय से बिलोंग करता था और शियाज के भी अगेंस्ट था, उनके विरोध में था। और इसलिए औरंगजेब जो साउथ के हमारे स्टेट्स थे, जो बहमनी किंगडम में आते थे, उनसे लड़ते रहता था, तो वो शिया थे। यहीं पे औरंगजेब के खिलाफ एक और चीज जाती है। औरंगजेब का डेक्कन का जो नीति था, जो स्ट्रैटेजी थी, डेक्कन में इतने साल लड़ते रहा कि औरंगजेब ने अपने जो शासन था उसको दिवालिया एकदम कर दिया था। मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया, बहुत ज्यादा समय साउथ में बिताया। इस कारण एक तो पैसा बहुत कम हो गया, खर्चा हुआ। खर्चा में एक चीज याद रखिए कि पिताजी शाहजहां ने भी इतना खर्चा कर दिया था, इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ था इन महान, जो हम लोग आज बोलते हैं ना कि भाई ताजमहल है, लाल किला है, तो इन पे बहुत खर्चा शाहजहां ने भी किया। तो पैसे थोड़े कम थे ही, आगे चलकर और कम हो गए, तो दिवालिया भी हुए। और साउथ में रहते रहते क्या हुआ, नॉर्थ के जो बॉर्डर्स थे वो भी इनसिक्योर हो गए, बड़े कमजोर से हो गए, क्योंकि उतना ध्यान नहीं रहा। ये भी था मुगल शासन के पतन का एक और कारण क्या था कि मुगल शासन बहुत बड़ा हो गया था। दोस्तों समझिए इस बात को। अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में एक मैप दिखाया कि भाई ये भारत तो है ही, इतना बड़ा हिस्सा हर देश का अगल बगल में इन्होंने ऑक्युपाई कर रखा है, तो ये चला नहीं पा रहे थे, ये भी एक दिक्कत थी। इसके अलावा अगर इस शासन के पतन की बात करें तो ये था कि भाई जो नोबल्स थे, जो राजा के सलाहकार थे, वो भी अब उतने अच्छे नहीं रहे थे। पहले के जमाने वाले नोबल्स की बात नहीं रही थी। अगर और कारणों की चर्चा करें तो इनका जो मिलिट्री था वो भी अब उतना बेहतरीन नहीं रहा। धीरे धीरे क्या हुआ, भोग विलास ये सब इसमें आने लगा, जो बैड मैनर्स कहते हैं मिलिट्री में, वो आने लगा। और ये अब उतनी अच्छी आर्मी रह नहीं गई, डिसिप्लिन्ड आर्मी रह नहीं गई। और आगे चलकर जब अंग्रेजों से इनका सामना हुआ तो उनके सामने भी नहीं टिक पाए। और जब बाकी जो भारतीय ही राजा थे, उनके जैसे मराठास, वो ज्यादा अच्छे थे, गुरिल्ला टेक्निक्स जानते थे, तो उन सब के सामने ये टिक नहीं पाते हैं। तो ये तमाम बातें हैं मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में। ऐसे तो और कई सारे कारण हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से ये पूछा नहीं जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलकर अब देखते हैं जो मुगल शासन के बाद के जो राजा हैं उनकी चर्चा करेंगे, एक एक लाइन देखेंगे हर किसी पे। देखिए यहां पे पहले ही बता देता हूं, मुगलों का शासन शुरू हुआ 1526 से और शुरुआत किया बाबर ने। ये भाई साहब गए 1530 तक। इसके बाद 1530 से 1540 तक हुमायूं, इनके पुत्र, और 1555 के राउंड में एक साल और यहाँ पे ये रूल करते हैं। 1556 से 1605 महान अकबर का रूल आता है। 1605 से 1627 जहांगीर का रूल आता है। 27 से 58 शाहजहां है और 58 से 1707 औरंगजेब है। ये जो 6 लोग हैं इन्हें हम कहेंगे ग्रेट मुगल्स, महान मुगलों का इन्हें दिया जाएगा पद।
इसमें एक चीज याद रखिए, जिनका शासन जब खत्म हो रहा है मतलब उसी साल उनकी मृत्यु भी हो रही है। 1605 में अकबर गए, 27 में जहांगीर गए, 1707 में औरंगजेब गए, हुमायूं 1555 में गए, 30 में बाबर गए। एक ही व्यक्ति जो है वो है शाहजहां, जो 1658 में मरता नहीं है बल्कि इसे कैप्चर कर लिया जाता है उसके पुत्र औरंगजेब के द्वारा और जेल में रखा जाता है और फाइनली इनकी मृत्यु 1666 में होती है। तो इस चीज को बस याद रखना कि 6 जो ग्रेट मुगल्स हैं उनका ये छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री मैंने दिया, आपने मेडिवल में पढ़ रखा होगा। इसके बाद जो राजा आते हैं उनकी चर्चा हम एक एक करके करेंगे और उसमें पहला नाम है बहादुर शाह, जो 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद और 5 साल का इनका रूल है, 1712 तक रहते हैं। यहां पे जान लें कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके 3 पुत्रों में लड़ाई होती है। पुत्र थे 4, एक पहले ही मर चुका था, इसलिए 3 पुत्रों के बीच में लड़ाई हुई और जो पुत्र जीतता है उसका नाम बहादुर शाह है। ये मैंने अभी आपको बता दिया, औरंगजेब मर चुके हैं। इस लड़ाई में कौन निकलता है? बहादुर शाह इमर्ज करते हैं विक्टोरियस। इनका ओरिजिनल नाम क्या है? मुअज्जम। इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनमें एक चीज जो आपको याद रखनी है कि बहादुर शाह जब राजा बनता है तो वो 60 प्लस का था, मतलब कोई किताब 63 लिखता है, कोई 65 लिखता है, तो उस एज में ये आदमी था। अब देखिए, जिस उम्र में साधारण तौर पे आज के डेट में अगर बात करें तो लोग रिटायर कर जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उस एज में हमारे भाई साहब यहाँ के राजा बन रहे हैं। ही इज बिकमिंग द किंग एट द एज व्हेन ही शुड हैव बीन गोइंग फॉर रिटायरमेंट। सो आई कैन ऑल्सो से कि एक कारण या वन ऑफ द कॉजेज ऑफ मुगल एम्पायर्स डिक्लाइन वाज कि औरंगजेब बहुत लंबे समय तक राजा बनते रह गया और अपने जो उत्तराधिकारी थे शायद उनको उतने अच्छे ढंग से उसने ट्रेनिंग नहीं दी। अब यहां पे क्या है कि ये व्यक्ति अपने छोटे से शासन काल में चाहता है कि भाई जो खराब चीजें हो गई हैं उनको बेहतर किया जा सके। राजपूतों के साथ रिलेशन बेहतर करें, मराठाओं के साथ रिलेशन बेहतर करें, सिखों के साथ करें, बुंदेलास के साथ करें, जाट के साथ करें। कर नहीं पाता है सबके साथ, कोशिश करता है। तो क्या होता है, सबके साथ आधा अधूरा, थोड़ा बहुत सबके साथ रिलेशन ठीक होता है लेकिन उतनी अच्छे ढंग से रिलेशन इसका सही नहीं होता है। जैसे राजपूतों के साथ लिबरल पॉलिसी बनाता है, 1709 में अजीत सिंह को राणा ऑफ मारवाड़ घोषित करता है। आगे चलिए तो भाई जैसे शाहू जी जो संभाजी के सन थे, पुत्र थे, वो औरंगजेब की कैद में थे 1689 से, उनको ये आजाद कर देता है 1707 में और वहां पर यह भी कहता है कि भाई मराठाओं को सरदेशमुखी लेने का इजाजत है लेकिन चौट नहीं लेने का इजाजत है। अब देख लीजिए, सरदेशमुखी और चौट ये दोनों 2 तरह के टैक्स हैं। मान लीजिए एक किसान का ये पूरा पैदावार है तो चौट इसका 1/4 होगा। मतलब मान लीजिए ये 4 हिस्सों में है तो ये जो हिस्सा है ये हो गया आपका चौट और 1/4 क्या हुआ? 25% हुआ और 25% का 10% मतलब 2.5% ऑफ द होल क्या हो जाता है? वो हो जाता है सरदेशमुखी। तो इन्होंने इजाजत दे दी कि भाई आप सरदेशमुखी तो ले सकते हो लेकिन चौट नहीं ले सकते हो। गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु हैं उनसे भी ये शांति की बात करता है, पीस भी हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि गुरु गोविंद सिंह को एक उनके पठान एम्प्लॉय ने मार दिया और उसके बाद आपको पता है सिखों की हिस्ट्री में कोई 11वें गुरु नहीं है, बल्कि इनके बाद जो इनके अनुयायी थे जिनका नाम है बंदा बहादुर या बंदा बैरागी, ये सबसे महान लीडर है गुरु गोविंद सिंह के डेथ के बाद और उनसे इनकी लड़ाई फिर से छिड़ जाती है और इसलिए जो ये चीज जो कोशिश थी कि भाई बंदा बहादुर से या गुरु गोविंद सिंह से या सिखों से जो हमारी दोस्ती हो जाए, ये पूरा कर नहीं पाता। कहा भी जाता है कि भाई ये बहादुर शाह की मृत्यु 1712 में पागलपन के दौरे के कारण हो गई थी और वो पागलपन का दौरा इसलिए था क्योंकि नींद में भी बंदा बहादुर या बंदा बैरागी उनके आते थे और परेशान करते थे। तो चलिए, इनकी मृत्यु के बाद भाई अगले राजा जो हैं 1 साल के लिए बनते हैं जहानदार शाह। बड़े ही बेकार वीक रूलर हैं और ये पीरियड है एम्बिशियस नोबल का। एम्बिशियस नोबल क्या हो गया कि जो राजा को सलाह देते थे वो सलाहकार अब बड़े ही मजबूती से उभरते हैं।
देखिए, पहले भी सलाहकार मजबूत हुआ करते थे, लेकिन वो सलाह दिया करते थे, राजा को डिक्टेट नहीं करते थे। अब ये जो नोबल हैं, ये क्या हो रहा है, किंग मेकर हो गए कि कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये लोग डिसाइड करने लगेंगे। और इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट नोबल था उसका नाम था जुल्फिकार खान, सपोर्ट कर रहा है जहांदार शाह को। लेकिन जैसे मैंने कहा पहले ही, ये बड़ा ही कमजोर राजा है, वीक रूलर है, अपनी पत्नी लाल कुंवर और उस दौर के जो नोबल्स थे उनके द्वारा गाइडेड हो रहा है, और इसलिए बहुत जल्दी ही इसकी हत्या कर दी जाती है, मर्डर कर दिया जाता है। कौन करता है भाई, इनका भतीजा फर्रुखशियर, नेफ्यू है, मर्डर कर देता है सैयद ब्रदर्स की मदद से। सैयद ब्रदर कौन है, दो भाई हैं, सैयद अब्दुल्ला खान, सैयद हुसैन अली खान। ये दोनों भाई मिलकर जहांदार शाह का मर्डर करते हैं, फर्रुखशियर के द्वारा मदद किया जाता है इसको। और अब नया राजा कौन है, किसने थ्रोन ले लिया, किसने सत्ता हासिल कर ली, वो कोई और नहीं बल्कि फर्रुखशियर है। अब 6 साल के लिए फर्रुखशियर राजा बन जाता है, लेकिन असली राज किसका है, सैयद ब्रदर्स का है। एक भाई अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर देता है, दूसरा भाई बोलता है भाई हम कमांडर इन चीफ हैं। तो नाम के लिए राजा फर्रुखशियर, असली राजा ये दोनों भाई। इनके दौर में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट है जाट लीडर चूरामन का, ये नाम याद रखिए, लाल में है आप देख सकते हो। चूरामन जो है इस दौर में जाट्स के राजा हैं, लीडर हैं, और वो रिवोल्ट कर देते हैं मुगल्स के खिलाफ और उनसे लड़ते हैं। इसके अलावा बंदा बहादुर या बंदा बैरागी इस दौर में हार जाते हैं, इन्हें मार दिया जाता है, इन्हें पकड़ लिया जाता है, इन्हें टॉर्चर किया जाता है और फाइनली इन्हें खत्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। और सिखों का जो पावर था इनकी मृत्यु के बाद कुछ दशकों के लिए, कुछ डिकेड्स के लिए ये कम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से इन्हें मारा गया, जो अत्याचार बंदा बहादुर पे की गई, उससे सिखों के मन में कहीं ना कहीं एक डर डालने की बात थी। इट वॉज डन इन सच अ मैनर दैट द मुगल्स ट्राइड टू सबड्यू द सिख्स बाय इंस्टिलिंग फियर इन देम। उनके अंदर डर बनाने की बात हुई, और इसलिए कुछ दशकों तक थोड़े सबड्यूड रहेंगे। और आगे चलकर जब महाराजा रंजीत सिंह आएंगे तो दोबारा से हम देखेंगे कि भाई सिखों का पावर वापस आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां याद रखिएगा कि फर्रुखशियर ने वो फरमान इशू किया था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दिए थे, और इसे ही मैग्ना कार्टा ऑफ ट्रेड, कंपनी के लिए भारत में जो मैग्ना कार्टा है वो इसी फरमान को माना जाता है। इसको याद रखिएगा। सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है, भाई किसने इशू किया, और ऑप्शन दे देगा आपको जहांदार शाह, बहादुर शाह, फर्रुखशियर, और आपको याद रखना है फर्रुखशियर ने इशू किया। और किस फरमान को कहा जाता है, तो भाई 1717 के फरमान को मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। इसके अलावा 1719 में आप देखिए सैयद ब्रदर्स जो है, जो भाई हैं, वो एक एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट किसके साथ करते हैं, बालाजी विश्वनाथ के साथ। ये नाम पहली बार आ रहा है, आगे फिर बताऊंगा। ये बालाजी विश्वनाथ कौन है, ये मराठास के पेशवा हैं, और इनसे जो संधि हुई है उसके तहत जो शिवाजी का स्वराज था वो शाहू जी महाराज को दिया गया, और अब उनको बोला गया कि भाई आप चौट भी ले सकते हो, आप सरदेशमुखी भी ले सकते हो 6 मुगल प्रोविंसेस का। देखिए पिछली बार हमने क्या बात की थी, सिर्फ सरदेशमुखी ले सकते हो, चौट नहीं ले सकते हो। अब बोल रहे हैं भाई दोनों ले लो, नीचे के 6 मुगल प्रोविंस का। मतलब क्या हो रहा है कि भाई मुगल जो हैं थोड़े कमजोर पड़ते जा रहे हैं, इसलिए तो ये दे रहे हैं कि मराठा तुम मेरे बदले कलेक्ट कर लो। साथ में यहाँ एक और चीज क्या हो रहा है, ये देखिए सैयद ब्रदर्स ने ये एग्रीमेंट क्यों किया, क्योंकि वो मराठाओं की मदद लेना चाहते थे टू किल फर्रुखशियर। तो जिस राजा ने एक राजा को मारकर ये सत्ता हासिल की थी, असर्ब किया था, उस राजा को भी सैयद ब्रदर्स ने मार दिया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फर्रुखशियर। आपको थोड़ा बहुत इसका याद रखना है। अगला नाम कौन है, बड़ा ही प्यारा नाम है, मोहम्मद शाह, और प्यार से कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। सैयद ब्रदर्स ने फर्रुखशियर को मार दिया। मारने के बाद 2 छोटे बच्चों को सत्ता पे डाला, लेकिन दोनों ही बहुत जल्दी जल्दी मर गए। अब तीसरे बच्चे को डाला, वो बच्चा कौन है भाई, मोहम्मद शाह रंगीला है। आप देख सकते हैं एम्पायर किसने बनाया, सैयद ब्रदर्स ने बनाया। इन लोगों ने इसे रूलर बनाया, लेकिन भाई सैयद भाई तो अब हो गए ट्रेटर, नमक हराम हो चुके हैं। ट्रेटर के तौर पे देखा जा रहा है कि भाई जो अपने राजा को मार सकता है वो तो किसी को भी मार सकता है। और इसलिए तमाम जितने लोग थे नोबल्स पूरे मुगल एम्पायर में, सब लोग अब गुटबंदी कर रहे हैं। गुटबंदी किसके खिलाफ कर रहे हैं, मुगल
शासक को मारने वाले सैयद ब्रदर्स के खिलाफ। समझिए इस बात को, फारुखशियर ने जहांदार शाह को मारा, लेकिन ये मुगल ही था और एक अगले मुगल को इसने मारा। लेकिन फारुखशियर को किसने मारा? सैयद ब्रदर्स ने। ये तो मुगल नहीं है ना, ये तो सिर्फ एक नोबल है। तो इस कारण से सारे नोबल्स जो हैं अब सैयद ब्रदर्स के अगेंस्ट हो गए हैं और एक एक करके जो बड़े नोबल थे, जैसे चिंचकुलिच खान हो गए, सादत खान हो गए, ये लोग सब लोग मिल गए और इन्होंने सैयद ब्रदर्स को हरा दिया। यंगर वाला मारा गया, बड़ा वाला हार गया, डिफीट कर दिया गया। और इस तरह से अब मोहम्मद शाह रंगीला राजा तो है, लेकिन सैयद ब्रदर्स का कठपुतली नहीं रहा, कुछ अपना कंट्रोल आएगा उसके हाथ में। अब इन भाई साहब का ओरिजिनल नाम क्या है? रोशन अख्तर। तो मोहम्मद शाह रंगीला का असली नाम है रोशन अख्तर। चिंचकुलिच खान, जो यहाँ पे हमने नाम दिया चिंचकुली खान, इनका टाइटल निजामुल मुल्क। यही आगे चलकर आपका हैदराबाद का डायनेस्टी शुरू करेंगे और इसलिए हैदराबाद के डायनेस्टी को निजाम, या जो राजा था उसको निजाम कहते थे। और ये बन गए वजीर किसके? मोहम्मद शाह रंगीला के। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि रंगीला रंगीन स्वभाव के थे, राजपाट में उनका कोई खास इच्छा नहीं था, दिलचस्पी नहीं थी, डिडंट वांट टू डू दिस। और इसलिए बहुत जल्दी चिंचकुलिच खान को समझ में आता है कि भाई ये जो शासन है मुगलों का, ये पतन की ओर जा रहा है, कुछ भी होगा अब इसको बचाया नहीं जा सकता है। और इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम चले कहाँ? साउथ इंडिया जा रहे हैं। साउथ इंडिया क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां जाकर हम अपना एक एम्पायर खड़ा करेंगे एक नई जगह पे, जो कि होगा हैदराबाद में। लेकिन सिर्फ यही नहीं मूव कर रहे हैं, उस दौर के बड़े बहुत सारे इंपॉर्टेंट जितने भी थे सब लोग यहां से मूव करने लगते हैं। आगे चलकर आप देखिएगा 1739 में मराठा भी, पेशवा जो उस वक्त के थे बाजीराव वन, ये दिल्ली पे अटैक करते हैं। इसके अलावा ये एक फैक्ट है, याद रखिए, नियामत खान जो वीणा प्ले करते हैं और फिरोज खान, ये उस दौर के कुछ प्रोमिनेंट म्यूजिशियन हैं और इनको टाइटल दिया गया था सदरंग और अदरंग का। ये एकदम याद रखिएगा, फैक्ट है। इसके अलावा 1739 में नादिर शाह का अटैक हुआ और अटैक में मुगल कहाँ हारे? बैटल ऑफ करनाल में हारे। और आपको पता है नादिर शाह कहाँ तक पहुंच गया? दिल्ली तक पहुंचा। और दिल्ली में इसने दिल्ली को प्लंडर किया, लूट लिया पूरी तरीके से। और यहाँ से कोहिनूर का जो डायमंड था और इसके अलावा शाहजहां का जो पीकॉक थ्रोन था, और बहुत सारा पैसा लेके गया, यहाँ से बहुत लूटपाट मचाया। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा 1748 में अब्दाली जो हैं वो भारत पहली बार अटैक करते हैं भारत पर, और उस बैटल ऑफ मानपुर में अब्दाली को हरा दिया जाता है। तो ये तमाम बातें होती हैं मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में। अब देखिए, आपसे सवाल किस तरह से पूछ सकता है कि भाई मान लीजिए कि बैटल ऑफ करनाल के वक्त भारत का शासक कौन था, तो आपको लिखना पड़ेगा मोहम्मद शाह रंगीला। या पूछ दे कि भाई नादिर शाह ने जब 1739 में भारत पर अटैक किया तो रूलर कौन था, फिर से मोहम्मद शाह रंगीला। या ये बोल दे कि भाई सदरंग अदरंग क्या थे, म्यूजिशियन थे, पेंटर थे, डांसर थे या आर्किटेक्ट थे, तो भाई ये तो म्यूजिशियन थे। तो ये तमाम टाइप का सवाल आपसे बन सकता है। इसके बाद के जो 2-3 रूलर हैं उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी नाम लेते चलते हैं। अगले रूलर हैं अहमद शाह, 6 साल के लिए रूल करते हैं, बड़े वीक हैं, इनकम्पिटेंट है, किसी काम के लायक नहीं है। और पूरी तरह से डोमिनेट कौन करता है? क्वीन मदर जो हैं, जो क्वीन हैं, मदर हैं उधम भाई, वो डोमिनेट करती हैं। और इनका एक यूनिट सुप्रिटेंडेंट हरम का जो था जावेद खान, वो इस पूरे दौर में डोमिनेट कर रहा है। इन्होंने सफदरजंग को पहले वजीर बनाया था, लेकिन बाद में इनको हटा दिया और इमादुल मुल्क को अपना नया वजीर बनाया। इमादुल मुल्क ने इन्हें मारकर अब एक नया रूलर को डाल दिया है। आप देख सकते हैं, अहमद शाह को मार दिया और 54 में एक नया रूलर बनाया, आलमगीर 2 नया सुल्तान बनाया। तो इमादुल मुल्क भी उन्हीं श्रेणी में आता है, सैयद ब्रदर्स के। लेकिन अब तो मुगलों का ऐसा हाल हो गया कि किसी लायक नहीं रह गए, एकदम हार चुके हैं, तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पपेट हो चुके हैं, कठपुतली हैं वजीर के हाथों में। और अहमद शाह अब्दाली फिर से यहाँ पे एक बार अटैक करता है 56 में, फिर से प्लंडर करता है, लूटपाट, रूट कर देता है दिल्ली को और मथुरा के इलाकों को। इमादुल मुल्क यहाँ पे क्या होता है, इंपेरर को मार देते हैं और अली गौहर जो कि आलमगीर 2 के सन थे, उनको थ्रोन पे बैठा देता है।
तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, शाह आलम टू। इसको एकदम याद रखिएगा। अब देखिए, शाह आलम टू बहुत लंबे दौर के लिए, ऑलमोस्ट 48-49 साल के बीच में ये इनका रूल है। इनके बारे में फैक्ट्स बहुत उठते हैं और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, ये जो अली गौहर हैं यही टाइटल लेते हैं शाह आलम दो का, और ये बनते हैं मुगलों के नए राजा। अब शुरुआत में अपने ही मंत्री इमादुल मुल्क से इतने डरे हुए हैं कि दिल्ली से भागे भागे फिरते हैं 12 सालों तक। लमसम 1772 तक ये बाहर भागे भागे फिर रहे हैं, ये नहीं रह रहे हैं, क्योंकि इमादुल मुल्क देख चुका था भाई कि दो दादा परदादा को मार चुका है, तो भाई अब यहाँ पे टिकना तो सही नहीं है। लेकिन इस वक्त ये बिहार और उसके अराउंड सराउंड में भागे भागे फिर रहे थे, और इसलिए ये बिहार में जब बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, तो वो उसमें हिस्सेदारी भी दिखाते हैं, शाह आलम टू पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि भाई बैटल ऑफ बक्सर के वक्त भारत का शासक कौन था, तो शाह आलम टू था। एक और फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये पहले मुगल रूलर बनते हैं जो कि पेंशन लेते हैं, किनसे? ब्रिटिश से। क्योंकि आपको पता होगा, या आप आगे पढ़ेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में, कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद इन राजाओं को दे दिया जाता है पेंशन। किन राजाओं को? जो भी मुगल रूलर्स हैं, इनको बोला जाता है कि भाई अब आपको हम पेंशन देंगे, और ब्रिटिश ने इनको 26 लाख पेंशन देने की बात की। तो पहला मुगल शासक जिसको पेंशन मिलता है वो भाई शाह आलम टू है। अब जैसे इनका पीरियड आप देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं इस दौर में जो भी घटना हुआ होगा तो मुगल शासक कौन होगा? शाह आलम टू। तो भाई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी तो 1761 में हुआ था ना, तो राजा कौन है? भाई शाह आलम टू है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में यह है कि इन्हें अंधा कर दिया जाता है। कौन अंधा करता है? अफगान चीफ जो गुलाम कादिर रोहिल्ला है वो इन्हें अंधा कर देता है, और ये पहले मुगल शासक हैं जो मुगल गद्दी पे बैठे हुए हैं लेकिन अंधे हैं। अब बड़ी स्टोरी है, इसको हमको जाना नहीं है, लेकिन ये बंदे को गुलाम कादिर चाहता था कि भाई अगर कुछ भी तुम्हारे पास पैसा है, कोई भी पुराना खजाना है तो बता दो। शाह आलम कहते रहेगा कि भाई मेरे पास कोई खजाना नहीं है, लेकिन ये नहीं माना, और इसे अपने कुछ पुराने भी बदले लेने थे, तो इस कारण से इन्होंने इसको अंधा कर दिया, लेकिन जिंदा छोड़ दिया। बाद में गुलाम कादिर को मार दिया गया था, लेकिन शाह आलम जो है अपने अंतिम कुछ 2 दशक अंधे के तौर पे गुजारते हैं। कहां पर? दिल्ली के राजा के तौर पे। और आगे चलकर 1803 में सेकेंड बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वॉर की बात हम करेंगे आगे चलकर। वहां आप देखिएगा मराठाओं के हार के बाद इन्होंने दिल्ली को सरेंडर किया, और दिल्ली के जितने कागजात थे, डॉक्यूमेंट्स थे, वो ब्रिटिशर्स को दे दिया। तो 3-4 मेजर चीज हो गया इनके टाइम पे। बैटल ऑफ बक्सर हुआ, पहले व्यक्ति जो पेंशन लिए मुगल राजा, ब्लाइंड भी यही हुए, और दिल्ली को सरेंडर करने वाले भी यही थे। इनकी मृत्यु के बाद अगला शासक हुआ अकबर टू। नाम बहुत बड़ा है लेकिन काम उतना बड़ा नहीं होगा। देख सकते हैं 31 साल के लिए हैं लेकिन कुछ खास किया नहीं। एक चीज देख लीजिए, नाम के ही राजा हैं, किंग इन द नेम ओनली। और दूसरी बात, पेंशनर के तौर पे इन्हें भी ट्रीट किया जाता है। आपको याद होगा, मैंने पहले ही कहा कि भाई पेंशन अब सब लोगों को मिलेगा। एक फैक्ट इनके बारे में और बता देता हूं कि राजा राम मोहन रॉय, आगे चलकर आप सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में इनका नाम सुनेंगे। इनको राजा का जो टाइटल था वो किसी और ने नहीं बल्कि अकबर टू ने दिया था, क्योंकि राम मोहन रॉय, आप जा रहे हो ब्रिटेन, वहां जाओगे तो जरा बात करना कि भाई मेरी पेंशन जो बहुत कम है बढ़वा दो। और राम मोहन रॉय वहां गए, पेंशन बढ़ गया, जब वापस आए तो खुश होकर उन्हें टाइटल दिया गया राजा राम मोहन रॉय का। अब आखिरी जो मुगल शासक है वो है बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों, जितने भी बहादुर शाह से लेकर बहादुर शाह जफर तक जितने भी राजाओं की चर्चा हमने की, इन तमाम लोगों को हम कहते हैं लेटर मुगल्स। ठीक है, ये तमाम लोग हो गए लेटर मुगल्स। अब 20 साल तक ये भी हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ये लास्ट मुगल किंग है, और बाय दिस टाइम ब्रिटिश कंट्रोल द इंटायर कंट्री, उनके अंतर्गत आ जाता है, सब लोगों पे उनका कंट्रोल है। बहादुर शाह का कमांड रेड फोर्ट तक ही है, रेड फोर्ट से बाहर नहीं जा रहा है। आपको पता है कि ये बहुत ही प्रोलिफिक पोएट थे, बहुत बेहतरीन पोएट थे, और कैलीग्राफर भी थे। कैलीग्राफर मतलब उर्दू में जो एकदम सुंदर से जो चीजें लिखी जाती हैं वो कैलीग्राफर भी थे। और इनका पेन नेम था जफर, मतलब जफर नाम के अंतर्गत ये अपने पोएम्स को पब्लिश करते थे। उस दौर के और भी बहुत बड़े बड़े पोएट्स थे, जैसे मिर्जा गालिब हैं, ज़ौक़ हैं, मोमिन हैं, दाग हैं, ये तमाम लोग उस दौर में थे। ये 1857 के रिवोल्ट में भी शामिल हुए थे।
तो ये तमाम बातें थी आपके चैप्टर डिक्लाइन ऑफ मुगल्स और लेटर मुगल्स में। कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। अगले चैप्टर में अब हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्लास। थैंक यू।